हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे आपको ठीक लगे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होता है कुछ। हमने ये तो पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमें ये तो पता है फाइनल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन आज तक हमें ये किसी ने नहीं बताया कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ नेचर भी होते हैं, इसका कोई फीचर भी होते हैं। तो आइए जरा एक बार देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। It refers to recorded transactions in the books of accounts on the basis of evidence. Financial statement हमेशा recorded facts के बारे में बनती है, जो चीज recorded नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नहीं आएगी। क्या मतलब? बेटा आपकी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कहां से शुरू होती है? जर्नल से। जर्नल से वो एक ट्रांजैक्शन सफर तय करके आती है कहां तक? ट्रायल बैलेंस। अगर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई वो ट्रायल बैलेंस तक आएगी नहीं, और जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं। तो जो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं। Next, conventions. All the transactions that are recorded in the books of accounts should follow all such relevant conventions as may be applicable to the respective transaction. आपकी वो conventions और concepts जो हमने सोचा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है principles, उनको वो follow करती है। और इन financial statements में खूबियां क्या होती हैं? Reliable, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। रिलायबल किसको कहते हैं? जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। रिलायबल किसको कहते हैं? जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए उसको कोई भी समझ ले, और कंपेरेबल आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको एक बात बताओ, क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट या साइंस के? कॉमर्स के। अब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर मैं आपको कोई लैब की रिपोर्ट पकड़ाऊं जिसमें आपका ब्लड टेस्ट है नहीं, कोई अगर आपको लैब की रिपोर्ट पकड़ा दूं जिसमें आपके ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, आप में से मैक्सिमम लोग उसका 90-95% हिस्सा समझ जाए। बताइए अगर मैं छोड़ दूं, वो उसको इस तरह से बनाते हैं कि आप उसको समझ जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जहां पर आपका KFT हुआ, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में उन्होंने पोटेशियम की क्वांटिटी, कि आपके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी लेट्स से 3.0, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग इन दिस, ठीक है। अब यहां पर वो लिखते हैं साथ में रेंज 1.0 to 4.5, ये रेंज क्या है? नॉर्मल। मेरे जैसा डफर आदमी भी जान जाता है कि अगर 1 to 4.5 is the normal range and this is 3.0, I have nothing to worry। हाँ या नहीं? मेरे को नहीं पता पोटेशियम क्या होता है, मेरे को नहीं पता किडनी में पोटेशियम क्या काम करता है, बट देन उस आदमी ने मेरे लिए ये अंडरस्टैंडेबल बना दिया कि नहीं? बना दिया कि नहीं? अंडरस्टैंडेबल बना दिया, कंपेरेबल बना दिया। मैं कंपेयर कर सकता हूं अपनी नॉर्मल रेंज से। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये 3.0 की जगह 5, फिर इसको ना वो हाईलाइट कर देते हैं, इसको हाईलाइट करके देते हैं कि अच्छा वो ओके दिस इज 5.0, यानी आप बियॉन्ड। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की क्यों एग्जांपल दे रहे हैं? आपके सामने जब भी बैलेंस शीट आएगी, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो समझ नहीं आए। लेकिन रिलायबल या कंपेरेबल का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडेबल का क्या मतलब होता है? तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनती हैं, हमारे जो रूल्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि उसको कोई भी समझ सके। जो हमारे एसेट्स बनाए हैं, ये टैंजिबल एसेट है, ये इनटैंजिबल, ऐसी टर्मिनोलॉजी लिखी जाती है ताकि मैक्सिमम लोग उसको समझ सकें और ये कंपेरेबल हो। तो इसके लिए भी इन लोगों ने क्या किया है, हमारे देश के लॉ ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल की इकट्ठी बना। अगर आपको याद हो,
आपने 12th में ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, और यहाँ क्या दिया, नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट आपको अंडरस्टैंडेबल कराएगा। जब आपने लिखा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के आगे नोट नंबर 2 लिखा और 2 नंबर नोट पे कोई जाएगा तो वो देख लेगा कि भाई फिक्स्ड एसेट में इसके पास बिल्डिंग है, इसके पास व्हीकल्स हैं, इसके पास लैंड है, अंडरस्टैंडेबल हो गई, हाँ या नहीं। अब आपने जब 2 साल का डेटा दे दिया तो ये कंपेरेबल हो गई कि पिछले साल जो इसके फिक्स्ड एसेट थे वो 10 लाख थे, इस बार 12 लाख है, एनीबॉडी कैन कंपेयर इट। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये खासियत होती है कि वो रिलायबल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं और कंपेरेबल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड तो बन नहीं सकती। हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स, डुअल एस्पेक्ट, मटेरियलिटी, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ही देख लो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट प्रिंसिपल को काट सकती है? कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन कोई भी एसेट की वैल्यू किस पे रिकॉर्ड होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में वो हिस्ट्री में पास्ट में खरीदा गया। रोज की मार्केट वैल्यू हम नहीं दिखा सकते, सो देयरफॉर दे शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो कॉस्ट प्रिंसिपल, तो यानी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, वो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बियॉन्ड जा नहीं सकते। देन पर्सनल जजमेंट्स, what do you mean by personal judgments? Also have an important bearing on the financial statements as it facilitates the selection of methods when they have one alternative methods to be chosen in various alternatives. आपको एक बार ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार फिर बता दूं। ये पर्सनल जजमेंट आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि सर पर्सनल जजमेंट तो हमारा होता ही नहीं है, पर्सनल जजमेंट तो होना भी नहीं चाहिए। मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कभी-कभी हमारे को पर्सनल जजमेंट यूज करना पड़ता है। कैसे? मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था, एक एयर कंडीशनर है, फैक्ट्री में लगा हुआ है, और एक एयर कंडीशनर घर में लगा हुआ है। वो फैक्ट्री वाले एयर कंडीशनर की ज्यादा लाइफ नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा घर वाला एसी है उसकी लाइफ ज्यादा है। हाँ, अब इसमें पर्सनल जजमेंट आपकी लग रही है कि आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाएं और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको हमने आज तक सिर्फ 2 ही मेथड बताए। आप आगे जाएंगे तो लाइफ में देयर आर 10 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आपको कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है, यहाँ पर आपकी पर्सनल जजमेंट हम यूज करते हैं। Then sources of financial information. The financial statements act as a source of financial information on the basis of conclusion and interpretation. इस बात का क्या मतलब हुआ? बेटा आप ये सोच के मुझे बताइए कि किसी को आपकी कंपनी के बारे में जानना है, वो कैसे जानेगा? क्या आपके जर्नल और लेजर पढ़ेगा? उसके पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना समझ। जबकि आपकी डिटेल ट्रांजैक्शंस जो हैं कि आपने पूरे साल भर में क्या क्या किया, वो सब जर्नल में। आपने पूरे साल भर में क्या क्या किया, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन जर्नल। मगर क्या वो जर्नल देखेगा? नहीं। क्या वो आपके लेजर उठा के देखेगा? 1 लाख एंट्रियां हो सकती हैं आपके जर्नल में, कहां से देखेगा? क्या समझे? तो अगर किसी भी आदमी को आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, they are historical documents are related to past period. कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, हम कहीं और कोई टूल यूज करते हुए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में होगा। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा पास्ट के लिए होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी फ्यूचर के लिए होती ही नहीं, कभी भी आने वाले साल की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। आप मुझे सोच के बताइए, क्या आप आने वाले साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? सोचिए जरा, एक बार सोच के देखिए। आप कभी भी आने वाले ईयर के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो पिछले गुजरे हुए साल, हाँ, पिछले 10 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा और उससे प्रेडिक्ट करूंगा कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। दैट आई कैन डू।
but I cannot make financial statement for next year. मैं आज की डेट में 2023 की financial statement नहीं बना because financial statement तो historical record they are expressed in monetary terms, goes without saying. They show financial performance through statement of P&L and financial position through balance sheet. ये याद रखिएगा. Now objectives, essentials and limitations. Objectives ये बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं. इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है कि इट बी कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस. नंबर 2, प्रेजेंट अ ट्रू व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Provide information on economic resources of the business. Can anybody try what do you mean by this third characteristic or objective of this financial statement? Provide information on economic resources of business. Onliners, offliners. Economic resources क्या है हमारी कंपनी के, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है. कहां से? ओके, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में फ्रेज करता हूं. हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा हिस्सा आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का कौन सा हिस्सा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओनली लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में से आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें लॉन्ग टर्म लोन. एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के लिए भी आगे के लिए. आपके जो रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो हमेशा दो होते हैं. हमेशा हमारे देश में, विदेश में, पूरे संसार में इन दो के अलावा होते ही आपका ओन मनी और आपका बोरोड. आप इन दोनों के अलावा कहीं से पैसा नहीं कमाते. आप जब भी अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ये दो सोर्स, या योर ओन या फिर बोरोड. आप सोच के देखिए, आपको एक बिजनेस करना है, आप कहां से पैसा लगाइएगा? सोच के, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी सोर्स आ रहा है मुझे बताइए. आपको एक बिजनेस खोलना है, वो बिजनेस कहां से शुरू करेंगे? आपके बिजनेस में आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, आपको पैसा चाहिए, कहां से लाओ? पहला ख्याल हमारे दिमाग में होता है कि मेरी सेविंग्स. दूसरा ख्याल पिताजी से ले लेंगे. तीसरा ख्याल बैंक से ले लेंगे. हाँ या नहीं? आपकी सेविंग पापा से लेना, योर ओन मनी. बैंक से लेना, बोरोड. आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, आपकी खुद की मनी शेयर होल्डर से पैसा ले लीजिए. शेयर होल्डर्स आपके खुद के हैं. शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो शेयर्स इशू करिए, उनसे पैसा लीजिए. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. Third, your own resources, retained earnings, reserves and surplus. ये आपका खुद का पैसा है. और बोरो करिए, बोरो डिवेंचर इशू कर लीजिए, बॉन्ड इशू कर लीजिए, किसी बैंक से ले लीजिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए. तो आपके पास कुल मिला के 2 रिसोर्सेज होते हैं और ये 2 रिसोर्सेज बैलेंस शीट से पता चलता है. एक और रिसोर्स भी होता है जो बैलेंस शीट से नहीं पता चलता. बताइए. एक और रिसोर्स भी होता है जो बैलेंस शीट के प्रीव्यू से बहुत बाहर है. बैलेंस शीट की औकात नहीं है कि वहां तक पहुंचे. बेटा, जब ओन रिसोर्सेज नहीं है, बोरोड रिसोर्सेज नहीं है, तो कुछ लोग चोरी करके पैसा लगाते. आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में. वो बैलेंस शीट की औकात ही नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए. ठीक है, तो आपके पास, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको कंफर्म करने के लिए, बेटा रिसोर्सेज दो ही, ओन मनी या फिर. तो ये रिसोर्सेज आपको बैलेंस शीट बता देगी. फोर्थ, प्रोवाइड डेटा अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बेटा, मैंने अभी आपसे कहा आजकल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीसरी स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर ली गई है, पहले नहीं होती. ये हम फॉरेन कंट्रीज से कुछ सीख रहे हैं. फॉरेन कंट्रीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो हमसे बहुत पहले से इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं. हम पीएनएल अकाउंट बोलते थे, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं. दूसरा बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें समझ में आता है. डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस. आपको बैलेंस शीट से दिख जाता है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है. बैलेंस शीट पिछले 3 साल की देख के पता नहीं चल जाएगा हाउ एफिशिएंट द मैनेजमेंट इज.
Provide necessary information to the users of such financial statement. जितनी भी information आपको चाहिए financial statements में, आपके users जो हैं, जितनी भी चाहिए उनको वो सब financial statements मिल जाए. Then present and disclose accounting policies and conventions used in preparation of books of accounts of the business entity. एक बार इस बात के बारे में आपको मैं बता दूं. जो ये आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, उसमें एक सेक्शन होता है. आपने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी देखी है या नहीं? मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक एक्चुअल बैलेंस शीट आपके सामने रखूंगा किसी कंपनी. उस कंपनी की बैलेंस शीट कहां से शुरू होती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट. कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपने व्यूज देता है उसके बारे में कि मेरी कंपनी क्या करती है क्या नहीं, हमारे कौन से साल के स्टेटमेंट है, हमने कहां से पैसा इकट्ठा किया, कहां लगाया. फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट. जिस ऑडिटर ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है या चेक किया है, ऑडिटर इज नॉर्मली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपनी स्टेटमेंट देता है कि हमने ये बैलेंस शीट चेक करी है, वेरीफाई करी है, एंड द स्टेटमेंट्स जो भी मुझे स्टेटमेंट दिया गया, जो भी मुझे फैक्ट्स बताए गए, टू दैट एक्सटेंट आई नो दिस इज ट्रू. ठीक है. देन उसके बाद उसमें ये लिखा जाता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो बनाई जा रही है उसमें कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स, प्रिंसिपल्स, ये सब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, दैट ऑल इज मेंशन्ड. आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद होगा, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज आपने एक साल फॉलो करे हैं, आप वादा करिए अगले साल भी वही फॉलो करें. क्योंकि अगर आपने अगले साल वो फॉलो नहीं करे तो आपके इस बार के अकाउंटिंग रिजल्ट और नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, हम उनको मैच नहीं कर पाएंगे. अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज किया तो आपका प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है उस मेथड की वजह से, और हम प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो हम गलत प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, हम गलत एनालाइज कर सकते हैं. हो सकता है प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से गिर गया हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन हमने तो गलत अंदाजा लगा लिया कि फर्म अच्छा काम नहीं कर रही बिकॉज़ प्रॉफिट इज फॉलोइंग. सो देयर वहां पर वही प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है, अगर आपने पूरा पढ़ा हो, वो ये कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज वैसे तो चेंज मत करो, लेकिन अगर चेंज करना मजबूरी करिए, मगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन कर दीजिए कि आप कौन सी पॉलिसीज यूज कर रहे हैं. तो यहां पर ये अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन करेंगे कि हम कौन सी पॉलिसीज और कौन से प्रोसीजर्स, कौन से मेथड्स यूज करें, सो दैट अगर कोई भी आपका डेटा कंपेयर कर रहा है पिछले साल का इस साल का, ही और शी शुड नो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्यों. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है बात? नाउ एसेंशियल्स. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, लाजमी है, जिनके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अधूरी हैं. हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजों का होना बहुत जरूरी है. एक तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये तो गोज विदाउट सेइंग. जो चीज फैक्ट नहीं है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों रिकॉर्ड करें? जो चीज है ही नहीं, आप अपने अंदाजे से कुछ नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है. आपके खर्चे हुए हैं साल में 10 लाख रुपए के, आपकी रेवेन्यू हुए हैं 15 लाख रुपए की, आपका 5 लाख का प्रॉफिट आ गया, आप घबरा गए कि टैक्स देना पड़ेगा. आपने अपने खर्चों को बढ़ा दिया, 10 लाख की जगह आपने खर्चे लिख दिए 13 लाख. लिखने से क्या होगा? जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगा तो वो 3 लाख रुपए का प्रूफ देना पड़ेगा कि 3 लाख रुपए और कहां से आए. वो एक एक खर्चे का हिसाब मांगेंगे, आप दे नहीं पाएंगे. तो चीजें फैक्चुअल होनी चाहिए. जो चीज फैक्ट है केवल वही रिकॉर्ड करिए, जो फैक्ट में नहीं है उसको मत रिकॉर्ड करिए. ठीक है. देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये मैं बात कर चुका हूं. कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबल, अभी बात करी. 3 लाख के एक्स्ट्रा खर्चे दिखा दो, उनको वेरीफाई कहां से कराओगे? आपसे डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे मांग लेगा कि भाई इसको वेरीफाई करो, ये 3 लाख के खर्चे कहां हुए. वो बहुत मुश्किल है वेरीफाई करना. आपके पास बिल नहीं, आपके पास गलत बिल है, आपने कहीं झूठा बिल लगा दिया. मैं आपको बता रहा हूं, जिस कंपनी का आपने बिल लगाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बुलाती है कि तू अपनी सेल में ये अमाउंट दिखा. अगर आपकी परचेजेस में है तो उसकी सेल में होगा. सोचो ना, आप जब खर्चा दिखा रहे हो कि हमने ये परचेजेस करी, तो जिस कंपनी से परचेज करी उस कंपनी की सेल में होना चाहिए, और उसकी सेल में अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं किया तो आप मरेंगे. तो एनीथिंग व्हिच कांट बी वेरीफाइड, डोंट शो. ठीक है. नेक्स्ट,
रेलेवेंट। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, केवल वो इंफॉर्मेशन दिखाइए जो यूजर्स को चाहिए, केवल वो इंफॉर्मेशन दिखाइए जो उनके काम की है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप। नेक्स्ट इज टाइमलाइननेस। व्हाट इज दिस टाइमलाइननेस? हम टाइम के पक्के होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 2022-21 की बन रही है तो 2022 अगर 31 मार्च को 2022 का। कई बार कंपनीज इतनी बड़ी होती है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें महीनों लग जाते हैं। अब मान लीजिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना के लाए दिसंबर 2022, तो किसी के काम की रहेगी नहीं। सोचो ना, आज हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट 1 महीने बाद आएगी, वो हमारे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि कोई डिसीज अगर है तो वो डिसीज 1 महीने में वर्स हो सकती है अगर हमें वो रिपोर्ट नहीं। टाइमलाइननेस की एक बात बताता हूं, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जैसे अब हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसके लीवर में अगर भगवान न करे कोई इशू आ गया, आपको मालूम है कितनी कितनी देर में एलएफटी होगा? एवरी डे लीवर फंक्शनिंग टेस्ट मे बी एवरी डे होगा कि कंडीशन बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। सो दैट इज द टाइमलाइननेस। तो टाइमलाइननेस यानी जिस वक्त उस चीज की जरूरत है उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, उससे ज्यादा एक रीजनेबल टाइम पीरियड के बियॉन्ड उसको हम नहीं अलाउ कर सकते। आर यू गेटिंग इट? इज इट ओके? ऑनलाइनर्स एंड ऑफलाइनर्स, एवरीबॉडी गेटिंग? नाउ लिमिटेशंस। लिमिटेशन नंबर 1, पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे होता है ना? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बिना तो नहीं होता। तो ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर मेड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हमें प्रेजेंट का कोई डेटा नहीं मिलता, हमें फ्यूचर का कोई डेटा नहीं मिलता। ये एक लिमिटेशन। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स। कई बार हम कुछ चीजों में एस्टिमेट्स करते हैं, जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन में मेरे को लगता है कि ये मेरा एसी 5 साल में खत्म हो जाएगा, तो मैंने 5 साल की डेप्रिसिएशन लगा दी और 5 साल में हर साल 20% डेप्रिसिएशन लगा के मैंने एसी खत्म कर दिया। ये मेरा एस्टिमेट था। हो सकता है एसी 3 साल में खत्म हो जाए, हो सकता है 10 साल चले, तो एस्टिमेशन गलत हो सकती है ना? एस्टिमेशन में देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और बताता हूं, डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये तो फैक्ट है, ये दोनों एस्टिमेट्स, ये भी एस्टिमेट है और ये भी एस्टिमेट। किसी ने, डॉक्टर ने नहीं बताया यार, जब आप एक प्लांट की लाइफ डिसाइड करते हो कि 10 साल चलेगा, कंपनी ने कहा है, जिस कंपनी ने वो प्लांट बनाया उसने कहा है 10 साल चलेगा, मगर क्या ऐसा होता है हमेशा? एट टाइम्स लाइफ कम भी होती है, एट टाइम्स ज्यादा भी होती है। सो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमेशा एस्टिमेट्स पे बेस्ड होते हैं, तो एस्टिमेट्स हमारे गलत भी हो सकते हैं। दैट्स अनदर लिमिटेशन। देन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग-अलग हो सकती हैं हर साल, जिससे हमारा डेटा कंपेरेबल नहीं रहता। आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वैसे तो सेम ही रखनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट करते हो तो आपको वो सिर्फ मेंशन करना होता है, आपको ऐसा नहीं कि आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कभी चेंज ही नहीं कर सकते, कर सकते हो, मगर देन आपका फिर डेटा जो है एक साल से दूसरे साल का डेटा कंपेयर करना मुश्किल। देन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। हम कभी भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करते, हम केवल किसके बारे में बात करते हैं? क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। रोज रोज जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास करोड़ों रुपए का स्टॉक पड़ा है, लेकिन अगर रोज के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, हम कैसे उसको दिखाएं? यार एक पेट्रोल पंप की बात करें, अब पेट्रोल पंप के पास मान लीजिए 95 रुपीज जब पेट्रोल बिक रहा था, उस वक्त 10,000 लीटर पेट्रोल पड़ा, रात को 12 बजे वो प्राइस 105 रुपए हो, 10,000 लीटर में से 2,000 लीटर बेच दिया, 8,000 भी बचा हुआ है, उसका प्राइस क्या दिखा? आपने 95 पे दिखाया है, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आप कैसे हर एक मिनट में अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं स्टॉक के, तो आप कैसे चेंज करके दिखाओगे उसको? सो यू कांट। तो अकाउंट्स में हम प्राइस लेवल चेंजेस दिखा ही नहीं सकते हम, क्योंकि इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जितने में इसको खरीदा था हमने उसी पे दिखा दिया, ठीक। देन डज नॉट मीट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। सबके इंटरेस्ट को, ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं,
आप लाइफ में हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबको खुश नहीं रख सकते। कुछ पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स हो सकता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी ना कर सके, हो सकता है हमारे क्रेडिटर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स की पूरी हो जाए, हो सकता है कस्टमर की हो जाए, एम्प्लॉइज की ना हो, एम्प्लॉइज को डेटा नहीं मिल पा रहा जो चाहिए। So you can't make everyone happy in this world. तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि आप हर किसी की रिक्वायरमेंट्स, हर किसी की जरूरतें पूरी करें। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? देन आगे बढ़ते हुए एग्रीगेट इंफॉर्मेशन। एग्रीगेट इंफॉर्मेशन का मतलब है हमेशा टोटल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपकी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लिखे हैं। अब मेंटेनेंस के बियॉन्ड कुछ नहीं लिखा। अब वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपके झाड़ू के हो सकते, जो रोज झाड़ू लगा, जो रोज पोछा लगा, जो फिनाइल यूज हुई है, जो हो सकता है कुछ रिपेयर मेंटेनेंस एयर कंडीशनिंग की हुई है, जो हो सकता है कुछ रिपेयर मेंटेनेंस किसी फर्श की, किसी वॉशरूम की, नलकों की हुई है, नहीं दिखा सकते। कितना दिखाएं, कितना दिखाएं बताओ? 100 करोड़ की टर्नओवर है, साल में 4 लाख रुपए की मेंटेनेंस हुई है। 4 लाख की डिटेल दिखाऊं या 100 करोड़ की? आप बताओ। 100 करोड़ की टर्नओवर है मेरी, उसमें इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, डोमेस्टिक सेल भी है, वो सब दिखाऊं या मैं इस 4 लाख की डिटेल पकड़ के बैठूं? मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। सो डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, तो सिर्फ एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है। एग्रीगेट मतलब सम, इसी से काम चला रहा, ठीक? देन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई गेस इसमें मैं जल्दी जल्दी स्किप करूंगा। आपको मालूम है इंटरनल यूजर्स होते हैं, ये याद रखना इंटरनल कौन से होते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल में शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, ये इंटरनल होते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल होते हैं हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सेबी, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट। अब बेटा मैं बैलेंस शीट पे आ रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत एलैबोरेटेड व्यू आपके सामने रख दिया है। इसके बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी जो मैं करा रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं देखना, लेकिन ये अच्छे से करना, ठीक है? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, ये आपके सामने धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, और ये वो बैलेंस शीट है जिसको आप बचपन से जानते हैं, है ना? तकरीबन 1 साल हो गया इस बैलेंस शीट को आप लगातार देखते आ रहे हो। मेरे बताने की इसमें जरूरत, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे आपको नहीं समझाना। हाँ, एक बार इसको डिस्कस जरूर करूंगा कंटेंट वाइज, एक एक कंटेंट इसका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, आपको ये मालूम है ना, बैलेंस शीट में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, अनदर पार्ट इज एसेट। और इसको याद एक बार फिर से दिलाऊं, जो मेरा तरीका है, आपने बचपन में एक अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन की थी। उस अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम था कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू, यही था। हमने इसके 2 टुकड़े कर बैलेंस शीट में, 2 सब। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 6 हिस्से में, 1 2 3 4 5 6। याद दिलाओ, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और ये क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। एक ये रहा, ये सामने है, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। तो बैलेंस शीट के 6 टुकड़े हैं, बने कहां से हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस। कैपिटल के 2 टुकड़े, लायबिलिटी के 2 टुकड़े, एसेट्स के 2 टुकड़े, 6 पार्ट्स में आपकी कंपनी की बैलेंस शीट है। बेटा ये हमेशा याद रखना, कुछ भी नया आ जाए फाउंडेशन नहीं छेड़ते, फाउंडेशन छेड़ ही नहीं सकते। फाउंडेशन आपकी यही है, जो आपको हमने बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी, वही फाउंडेशन है, और उसी फाउंडेशन के हिसाब से हमारी बैलेंस शीट है। फाउंडेशन विल नेवर चेंज। आज अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो कल भी नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगी। आज अगर कोई इक्विटी का पैसा है वो हमेशा वही होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 सोर्सेज आपके पैसे के हैं, वो हमेशा वही, ठीक? नाउ एक एक करके इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ ले। शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड यानी ओनर्स का पैसा, शेयर कैपिटल जो पैसा उन्होंने हमारी बिजनेस में लगाया है, दैट इज शेयर कैपिटल। वो शेयर 10 रुपए का हो सकता है, 100 रुपए का हो सकता है, वो शेयर इक्विटी हो सकता है, वो शेयर प्रेफरेंस हो सकता है। तो वो सारा पैसा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस
पुराने जितने भी प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट लेते चले जाते हैं। हम कुछ पैसा सरप्लस, पर सरप्लस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो हमने कमाया दैट इज कॉल्ड सरप्लस। एम आई राइट? स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो हमने कमाया दैट इज कॉल्ड सरप्लस। अब ये सरप्लस इकट्ठा हो रहा है, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, इकट्ठा होता चला जाता है। ये इकट्ठा होता चला जाता है तो हमने इनमें से कुछ प्रॉफिट निकाल के अलग अलग तरह के रिजर्व्स में डालते हैं। दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एनीवन? और कोई? नेचर ऑफ रिजर्व दो, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। जो प्रॉफिट्स रोजमर्रा के उनमें से जो रिजर्व इकट्ठे करते हो वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। जनरल रिजर्व फंड इज वन बिग एग्जांपल। और जो प्रॉफिट आपको कभी कभार होते हैं, आपने कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा बेचा है जिससे आपको प्रॉफिट हो गया है, उससे जो आपका प्रॉफिट अलग कर रहे हो दैट इज कैपिटल रिजर्व। एक उदाहरण होता है, तो आपने शेयर्स का चैप्टर करा, शेयर्स के चैप्टर में आपने शेयर्स फोरफीट करे, शेयर फोरफीट करने के बाद उनको बेचा, बेचने के बाद कुछ पैसा बच गया, कहां डाला? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रोज रोज शेयर फोरफिट नहीं करते, फोरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं करते। तो ये वंस इन अ वाइल वाली एक ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट आपने कैपिटल में रखा। एक और एग्जांपल, आप डिबेंचर्स के चैप्टर में हमने आपको सिखाया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब आप किसी का पूरा पूरा बिजनेस खरीद लेते हो तो आप एक एंट्री करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। याद है? मैंने आपसे कहा था अगर डेबिट में डिफरेंस हो तो वहां लिखेंगे गुडविल, और क्रेडिट में डिफरेंस हो तो बाय कैपिटल रिजर्व। हम पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, पूरा बिजनेस सस्ते में खरीद रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल हुआ, एंड दिस काइंड ऑफ रिजर्व इज कैपिटल। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? तो ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, ठीक। तो ये सारे रिजर्व इसमें आएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। शेयर वॉरेंट्स क्या होता है? कभी कभी कुछ पब्लिक कंपनीज के हाथ में ये अलाउड होता है, प्राइवेट कंपनीज को ये अलाउड नहीं होता। वो आपसे आपके शेयर ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि आओ अपने शेयर दे दो, ठीक है, और हमसे शेयर वॉरेंट लेते हैं। आपके पास 100 रुपए वाले कुछ 20 शेयर थे, तो आपके शेयर सर्टिफिकेट पर आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, शेयर सर्टिफिकेट, उस पे 2000 की वैल्यू मिलती है। आपने ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर देना है, आपने उनको दे दिया, ठीक है। उसके बदले में आपको वो शेयर वारंट देते हैं। शेयर वारंट की कीमत है 2000, ठीक है। इसमें 2000 रुपए क्या थे? 100 शेयर, 100 रुपए के 20 शेयर, 100 रुपए वाले 20 शेयर। अगर मैं आपसे कहूं इसमें से कितने शेयर बेच सकते हो एक बार में? 1 2 3, कितने भी बेचिए, यू कैन। आपने मान लीजिए 5 शेयर बेच दिए, तो अब ये जो 20 शेयर का सर्टिफिकेट ये चला जाएगा, आपके पास 15 शेयर वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कंपनी ने आपको एक शेयर का सर्टिफिकेट अलग से दिया, होता नहीं है ऐसा वैसे, तो 15 शेयर का आपको सर्टिफिकेट वापस आ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं क्या इसमें से आप 7.5 शेयर बेच सकते हो? यू कैन नॉट, आपको अलाउड नहीं। आप राउंड नंबर में शेयर बेच सकते हो, 6 शेयर, 7 शेयर, 8 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर। मैं आपसे कहूं 1.5 शेयर बेच दीजिए, आप नहीं कर सकते। मगर शेयर वारंट में एक खासियत होती है कि आप इसका कोई भी टुकड़ा बेचिए। इसका मतलब क्या होता है? शेयर वारंट जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि आप शेयर होल्डर हो। शेयर वारंट आप शेयर होल्डर नहीं रहते हो। जब वंस यू ऑप्ट फॉर शेयर वारंट यू आर नॉट अ शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर की कैटेगरी में से बाहर निकाल दिए जाते हो। आपको शेयर वारंट पर डिविडेंड जो है, डिविडेंड कूपन्स देते हैं। शेयर सर्टिफिकेट अगर हो तो उसमें आपको डिविडेंड के लिए कॉल आती है कि ये डिविडेंड आ गया, आप कलेक्ट कर। मगर शेयर वारंट पे आपको डिविडेंड कूपन्स मिलते, कूपन मिला कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा डिविडेंड ये ले जाओ और उसके हिसाब से आपको जो है डिविडेंड मिल जाए।
तो शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि शेयर सर्टिफिकेट राउंड नंबर्स में ही बेच सकते हो, मगर शेयर वारंट किसी भी कैटेगरी में किसी भी डिनोमिनेशन में आप बेच सकते हो। मान लो आपके पास शेयर वारंट 100 रुपए का, आप इसमें से 13 रुपए 50 पैसे का शेयर वारंट बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, आप इसका कोई भी टुकड़ा निकालिए बेच सकते हैं। Is that okay? तो ये हो गया शेयर वारंट। आपके 3 कैटेगरीज हुई, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। आपको ये मालूम है कि आप शेयर होल्डर से पैसा कैसे लेते हो? शेयर होल्डर से पैसा कैसे लेते हो? कॉल्स में सबसे पहले क्या मंगाते हो? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद शेयर अलॉटमेंट, है ना? कई बार आप एप्लीकेशन ले लेते हो लेकिन आपके पास शेयर नहीं होते इशू करने के लिए, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। ऐसे में क्या होता है कि एप्लीकेशन का पैसा आपके पास रहता है, हाँ या नहीं? और आप हो सकता है उनको रिफंड कर दो, हो सकता है उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दो, लेकिन जब तक ये काम नहीं करते हो, वो पैसा जो आपके पास आया हुआ है वो किस हेड में है? क्या वो आपके शेयर होल्डर बन चुके हैं? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आज की डेट में, आज है 21/4/22, आज की डेट में आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। बेटा एप्लीकेशन पे भी 100 करोड़ आ सकते, 100 करोड़ रुपए आ गए। अब 100 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं। वो 100 करोड़ रुपए को आप शेयर कैपिटल में दिखाने नहीं सकते, टेक्निकली आपको अलाउड नहीं, क्योंकि आपने उनको शेयर इश्यू ही नहीं करे। अभी तो उन लोगों ने आपको अप्लाई किया है। जैसे स्कूल में जब बच्चा अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन फीस देता है, तो क्या स्कूल वाले उसको अपने स्कूल का बच्चा काउंट करते हैं? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल इन आवर एकेडमी कोई आता है और एप्लीकेशन कुछ दे जाता है, कुछ रजिस्ट्रेशन के हमें 200 रुपए दे जाता है और हमने नहीं दिया उसको रजिस्ट्रेशन, क्या मैं उसको बैच में काउंट करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तो कंपनी भी इस शेयर होल्डर को शेयर होल्डर तो मान ही नहीं सकती, वो तो मांग रहा है आपसे शेयर। अब ये 100 करोड़ रुपए आप कहां दिखाएंगे? आपके सर पर लायबिलिटी है। जब तक वो आपको पैसा नहीं, आप उनको शेयर नहीं देते, ये पैसा आपके सर पर एक लायबिलिटी की तरह रहेगा। और ये लायबिलिटी आप किस फॉर्म में दिखाएंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि उन्होंने अप्लाई तो किया है मगर अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, तो उनको शेयर्स की कैटेगरी में आप नहीं मान सकते, आप उसको शेयर कैपिटल की कैटेगरी में। इज दैट ओके? गॉट इट? देन नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज 1 साल से ज्यादा वाली लायबिलिटीज होती है उन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपने टैक्स देना है ज्यादा और अभी कम दिया हुआ है और देना है सरकार को, दैट इज डेफर्ड टैक्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपने प्रोविजन बनाया है प्रोविडेंट फंड, आपने शेयर होल्डर अपनी एम्प्लॉइज का पैसा सैलरीज में से काट काट के अपने पास रखा हुआ है, जब वो रिटायर होंगे तो आप उनको वो पैसा दे देंगे, पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ठीक है? अब आप मान लीजिए आपने आज से पैसा किसी का रखना शुरू किया, आपने 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करी, अब आप 60 साल तक वहां नौकरी करते हैं, आपने 40 साल वहां नौकरी करी, 40 साल आपका पैसा कंपनी संभाल करता है, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो लॉन्ग टर्म का पैसा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा? जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसा वापस देना है, दैट इज करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में 2 चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है? नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल और इनटैंजिबल, टैंजिबल जो दिख सकते हैं, इनटैंजिबल जो नहीं दिखते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई एसेट आपका बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, 6 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग बननी है, 2 बन चुकी है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई आपकी वेबसाइट बन रही है, कोई आपका पेटेंट रजिस्टर हो रहा है, दैट इज इनटैंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं किसी के शेयर्स, कंपनी के या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी 1 साल से ज्यादा समय के लिए, दोस आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट, आपको सरकार से टैक्स कुछ वापस मिलने वाला है, डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। यहां से चलते चलते मेरे ख्याल से ये बातें हमने कई बारी सुनी भी हैं, करी भी हैं, तो इनके बारे में मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, मैंने जो सोचा है